हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं शरद यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस अकेडमी पर। दोस्तों, इस सीरीज में आप मेरे साथ करेंगे विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज, जो कि पूरी तरीके से यूपीएससी 2024 पर ओरिएंटेड है, प्रीलिम्स के एग्जाम्स पर, जो आपका 16 जून को है। और इस सीरीज में हम लोगों ने देखा था कि फुल टेस्ट हम लोग कर रहे थे, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए थे। इसमें आप कॉन्स्टिट्यूशन को कवर करेंगे, पॉलिटिकल सिस्टम को, गवर्नेंस को, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, सोशल डेवलपमेंट, इकोलॉजी, एनवायरमेंट साइंस और करंट अफेयर्स, लगभग सारे सेगमेंट को आप कवर कर रहे थे। और इसका जो है कि जो हम लोग लेक्चर नंबर 13 कर रहे थे, उसका ये पार्ट 1 था, जिसमें लेक्चर लगभग 49 क्वेश्चन किए गए थे कल। हालांकि मैं हर एक वीडियोज में कंप्लीट टेस्ट पेपर कराता हूं, पूरे 100 क्वेश्चन, लेकिन कल किसी वजह से मैं नहीं करा पाया पूरे। तो आज जो बचे हुए 50 क्वेश्चन है, पार्ट नंबर 2 में आज हम लोग कवर करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ चीजें समझ में आ गई होंगी, और अगर नहीं आई है तो पहले इससे 13 वाला लेक्चर कंप्लीट करिए, फिर उसके बाद अगर आप इसे देखोगे तो आपकी कंटिन्यूटी बन जाएगी। और चैनल पे पहली बार हो तो फॉलो कर लेना चैनल को, और साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए, जहां पर सारे पीडीएफ्स वगैरह अवेलेबल की जाती हैं। तो शुरू करते हैं आज हम क्वेश्चन नंबर 50 से। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपको देखना था 50, और 50 पे ही हमने कल रोक दिया, तो आज हम वहीं से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 आपका क्या कह रहा है कि यहाँ पे कुछ आगत की कीमतें हैं और यहाँ पे विवरण दिया हुआ, तो उसमें देखना कौन कौन से सही मिलान किए हैं कि नहीं। जैसे पहला है आधारित कीमत, इट मीन्स होता है कि बेसिक प्राइस। यहाँ लिख रहा है कि यह उत्पादक द्वारा प्राप्त की जाने वाली ऐसी राशि होती है जिसमें उत्पादों पर देय कर शामिल होते हैं। देय कर मतलब कि जो टैक्स होते हैं, परंतु इसमें उत्पादों पर प्राप्त सब्सिडी शामिल नहीं होती है। तो अगर आप आधारित कीमत की बात करोगे तो इसमें वो राशि प्राप्त होती है जिसपे उत्पादों पर देय कर शामिल नहीं होते, परंतु इस पर सब्सिडी मिल जाती है। इट मीन्स कि इस पे जो टैक्स लगना होता है ना गवर्नमेंट का, वो चीज नहीं लगती है। अभी ये फैक्ट्री के अंदर ही किसी वस्तु का प्रोडक्शन आप कर रहे हो तो गवर्नमेंट उस पर सब्सिडी भी दे देती है, क्योंकि जब आप रॉ मटेरियल को खरीदते हो तो वहां पर सब्सिडी मिल जाती है। लेकिन जब आप सेल आउट करने के लिए मार्केट में लेकर आते हो फैक्ट्री से किसी सामान को बनने के बाद, तो उस पर गवर्नमेंट टैक्स लगा देती है, जिसको हम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कहते हैं। लेकिन आधारित कीमत में टैक्स नहीं लगता, बल्कि सब्सिडी आपको मिलती है। तो ये वाला गलत हो गया। दूसरा है उत्पादक कीमत की बात करेंगे। उत्पादक द्वारा प्राप्त की जाने वाली ऐसी राशि जिसमें कर को शामिल किया जाता है तथा उत्पादों पर दी जाने वाली सब्सिडी को शामिल नहीं किया जाता है। अब यहां पर देखोगे कि इसमें सब्सिडी नहीं शामिल हो रही, परंतु कर शामिल हो रहा है। तो अब यहां पर अगर आप देखोगे कि इसके बारे में क्या कहेगा, तो असल में ये भी गलत है, क्योंकि इसमें जो राशि होती है जिसमें कटौती योग्य मूल्य वर्धित कर अर्थात वैल्यू एडिशन टैक्स को छोड़ दिया जाता है, वैल्यू एडिशन टैक्स को छोड़ के बाकी सारे उत्पादों पे कर लगा दिया जाता है और इसमें सब्सिडी शामिल नहीं की जाती है। ठीक है, तो यहां पर यह भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला स्टेटमेंट है क्रेता कीमत। क्रेता का मतलब होता है जो परचेसर प्राइस होती है, जो व्यक्ति खरीदता है या आप जब खरीदते हो तो क्या कीमत देते हो। व्यापार मार्जिन और परिवहन मार्जिन सहित क्रेता द्वारा भुगतान की गई राशि। तो हमें मार्जिन से क्या मतलब होता है, हमें तो कोई मतलब नहीं होता है। तो क्रेता द्वारा भुगतान की जाने वाली जो राशि होती है, इसमें थोक विक्रेता और खुदरा विक्रेता दोनों के दोनों आते हैं, और वो लोग जो है कि व्यापार वगैरह मार्जिन वगैरह रखते हैं। ठीक है, हम लोग नहीं रखते हैं, इसलिए यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा। तो यहां पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कितने सही हैं, तो कोई भी सही नहीं है। अगला प्रश्न आपका 51 नंबर पे पीएम पोषण योजना के संदर्भ में है, जो एमडीएम से संबंधित है। पीएम पोषण योजना की बात करें, असल में इसे जो है कि 2021 में ही शुरू किया गया था, जिसको प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के नाम से जानते थे आप लोग। तो यहाँ ये कह रहा है कि ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत एक केंद्र प्रायोजित योजना है, यानी कि CSS अर्थात सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। तो हम कहेंगे बिल्कुल नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के तहत इसको शुरू किया गया, और 2021-22 में शुरू करके 25-26 तक के लिए इसको लॉन्च किया गया था, अगले 5 वर्षों में। तो ये तो सही है पहला स्टेटमेंट। दूसरा, इसका उद्देश्य था कि यह सूखा और आपदा प्रभावित क्षेत्रों में ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान भी प्राथमिक स्तर के बच्चों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करेगा। सीधी बात कहूं तो ये एमडीएम का ही एक रूप है। जैसे एमडीएम मतलब होता है मिड डे मील, जो गरीबों के जो बच्चे होते हैं जो स्कूलों में पढ़ते हैं सरकारी प्राथमिक विद्यालय में, तो वहां पर जो है कि मिड डे मील यानी कि मध्याह्न जो भोजन मिलता है, गर्म खाना पका हुआ, वही देने की बात हो रही थी। तो यह भी बात सही है। बस इसमें एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पे ग्रीष्मकालीन जो अवकाश होता है ना, उस दौरान भी इन बच्चों को बुला बुला के खाना दिया जाता है। ऐसा नहीं कि स्कूल बंद हो गया तो बच्चों को खाना नहीं मिलेगा। बस ये थोड़ा सा चेंज आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्या कह रहा है कि सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले सभी बच्चों योजना के पात्र लाभार्थी हैं। तो ये भी कह सकते हो कि चाहे वो पूरी तरीके से सरकारी स्कूल हो या सरकार के द्वारा थोड़ा बहुत उसमें अगर फंडिंग की जा रही है, और वो भी जैसे हम कोऑपरेटिव कहते हैं, सहकारी, ठीक है, सरकारी नहीं सहकारी, तो उसमें भी इन बच्चों को दिया जाएगा भोजन, और इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। माना जाएगा कि कक्षा 1 से लेकर 5 तक के जो बच्चे हैं उनको दिया जाएगा 100 ग्राम प्रति भोजन जो है कि गरम गरम,
और 6 से 8 तक के बच्चों के लिए 150 ग्राम लगभग खाद्यान्न देने की बात की गई थी। तो यहाँ पर तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 52 है, इकोनॉमिक्स का है। बीओपी के बारे में बात की जा रही है, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट अर्थात भुगतान संतुलन की बात हो रही है, बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात हो रही है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है कि स्वायत्त लेन देन चालू खाते और पूंजी खाते दोनों पर किए जाते हैं, जबकि समायोजित लेन देन केवल पूंजी खाते पर किए जाते हैं। दूसरा, समायोजित लेन देन में सीमाओं के पार वस्तुओं और सेवाओं का हस्तांतरण शामिल नहीं होता है। तीसरा, स्वायत्त मदों को रोक के ऊपर की मदें यानी रोक के ऊपर की मदें भी कहा जाता है। तो यहाँ पर ये तीनों ही बातें सही हैं, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा। कैसे? जो स्वायत्त लेन देन होता है ना, जो ऑटोनोमस लेन देन होता है, जिसको हम रोक के ऊपर की मदें भी कहते हैं, तो असल में अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से चालू खाते और पूंजी खाते दोनों पर ही काम करते हैं, जबकि समायोजित लेन देन के दौरान ये केवल और केवल पूंजी खाते के दौरान ही काम किए जाते हैं। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है आपका 53, और इससे पहले जो मैंने प्रश्न कराए हैं 49 वो आपके 13 वाले पार्ट 1 में मिल जाएंगे, और ये पार्ट 2 है पेपर नंबर 13 में ही। अगला प्रश्न है यहाँ पे 53 नंबर पे देखें, यहाँ पे विद्युत फ्यूज एक उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ में विद्युत उपकरणों को ओवरलोड यानी अति भारण और शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए किया जाता है। ये तो आपके घरों में भी यूज होता है, बिल्कुल सही है। विद्युत फ्यूज में जो प्रयुक्त होने वाला जो तार होता है उसका गलनांक उच्च होता है, ये बात गलत है। तार का अगर गलनांक ही उच्च हो जाएगा इसका मतलब है कि बहुत अधिक टेम्परेचर आने के बाद यानी वोल्टेज आने के बाद वो तार गलेगा, उससे पहले तो हमारे घर के सारे बोर्ड खराब हो जाएंगे। इसका क्या होता है, विद्युत फ्यूज इसलिए लगाया जाता है ताकि इसका गलनांक बहुत ही कम हो। जैसे ही नॉर्मल 240 वोल्ट से ज्यादा जैसी बिजली प्रवाहित होगी तुरंत ये तार गल जाएगा और सारा विद्युत का कनेक्शन कट जाएगा, जिससे हमारा पूरे घर की सर्किट बच जाएगी, सुरक्षित हो जाएगी। तो ये गलनांक उच्च नहीं होना चाहिए बल्कि कम होना चाहिए। तो दूसरा गलत है, पहला सही है। इट मींस कि थर्ड ऑप्शन होगा कि एक सही है दूसरा गलत है। अगला प्रश्न है आपका 54, निम्नलिखित संगठनों में से किसने ब्रेक थ्रू एजेंडा रिपोर्ट 2023 जारी की है? तो ये आपके अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा जारी की जाती है। ये नाभिकीय ऊर्जा एजेंसी मतलब अंतर्राष्ट्रीय जो नवीकरणीय ऊर्जा होती है उसके संबंध में ये रिपोर्ट जारी करता है। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसने 1893-94 के दौरान लेखों की एक श्रृंखला लिखी थी जिसे न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड के नाम से जाना जाता है और जिसमें कांग्रेस की आलोचना की जाती थी? तो ये अरविंदो घोष ने लिखी थी, क्योंकि ये उग्रवादी दल से संबंधित थे और उस दौरान कांग्रेस में उदारवादी विचारधाराओं का प्रभाव था। क्योंकि 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई और उस समय से लेकर 1905 तक उदारवादी दल का जो है कि ज्यादा प्रभुत्व था और उनकी जो पद्धति थी क्षमा याचना करके भीख मांगने जैसी पद्धति थी, और इसीलिए इन्होंने लिखा कि जितने भी नए नए जो है कि दीपक जल रहे हैं असल में वो ओल्ड हो चुके हैं। कहने का मतलब कि कांग्रेस की आलोचना की और उग्रवादी विचारधारा को प्रमोट किया था। तो बी हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर इनकी और किताबों के बारे में बात करें तो जैसे लाइफ डिवाइन हो गई, सावित्री हो गई, ऐसे ऑन द गीता, डिफेंस ऑफ इंडियन कल्चर, तो इस तरीके के बहुत सारे इन्होंने पुस्तकों को भी लिखा है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, एक व्यक्ति एक्स दुर्घटना का शिकार हो गया तथा उसे तत्काल रक्त आधान की आवश्यकता यानी उसको ब्लड की आवश्यकता है। दुर्भाग्य से उसका रक्त समूह निर्धारित नहीं किया जा सका क्योंकि वहां पे कोई भी जो है कि लैब नहीं है या कुछ ऐसी जगह एक्सीडेंट हुआ जहां पे टेस्ट करने का इतना समय नहीं है। इस स्थिति में वह कौन सा सबसे सुरक्षित रक्त समूह हो सकता है जिसे एक्स को आधान किया जा सकता है, यानी कौन सा ऐसा ब्लड डोनेट है जो सर्वदाता है। सिंपल भाषा में यह पूछ रहा है, सर्वदाता है, ठीक है। तो अगर आप इसकी बात करोगे तो ओ नेगेटिव होगा, ओ पॉजिटिव नहीं, ओ नेगेटिव ही हमेशा इस प्रकार के कंडीशन में चूज किया जाता है। तो ये सही होगा। अगला प्रश्न 57, निम्नलिखित में से कौन सा अमृत भारत स्टेशन योजना का एक उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य भारतीय रेलवे नेटवर्क में कुछ चयनित स्टेशनों का स्थानीय संस्कृति, विरासत और स्थापत्य आधार पर पुनर्विकास करना है। लगभग इसमें 1300 प्लस जो है कि रेलवे स्टेशन को सेलेक्ट किया गया है और जिसमें सबसे अधिक यूपी के स्टेशन को सेलेक्ट किया गया। लगभग 165 स्टेशन ऐसे हैं जिनको अमृत भारत स्टेशन के तौर पर अपडेट किया जाएगा और ये जो है कि यूपी से सबसे अधिक लिए गए हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न 58 नंबर पे, यहाँ पठारों के संदर्भ में बात कर रहा है कि पठारों की बात करें तो अनातोलिया का पठार एक अंतर पर्वतीय पठार है। ध्यान देना, अनातोलिया का पठार एक अंतर पर्वतीय पठार है और पैटागोनिया पठार में विश्व की सबसे बड़ी चांदी की चिहुआ हुआ खान स्थित है। मैक्सिको पठार ऊन प्रदान करने वाली अंगोरा बकरी के लिए भी प्रसिद्ध है। मैक्सिको की जो पठार है वो ऊन प्रदान करने वाली अंगोरा बकरी के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि केवल एक स्टेटमेंट से, कौन सा स्टेटमेंट से? तो पहला ही केवल, क्योंकि अनातोलिया का पठार एक अंतर पर्वतीय पठार है। अंतर पर्वतीय पठार का मतलब क्या होता है? जो पर्वतों के बीच में स्थित जो पठार होते हैं उन्हीं को कहा जाता है। और असल में अगर हम एशिया माइनर के नाम से भी हालांकि इसको जाना जाता है, तो इसको अगर आप देखोगे
कि ये तुर्की में, तुर्क वाले क्षेत्र में पेंटियोक और टॉरस के बीच में स्थित है। पेंटियोक पर्वत और टॉरस पर्वत के बीच में स्थित है। दूसरा, ये अंगोरा बकरी के लिए तो प्रसिद्ध है, लेकिन अंगोरा बकरी टर्की में आती है, एनातोलिया का पठार, न कि मैक्सिको, ये भी गलत हो गया। और पैटागोनिया का पठार विश्व में सबसे बड़ी चांदी का चिहुआ हुआ खान स्थित है, तो ये बात गलत है, क्योंकि अगर हम बात करेंगे कि जो चिहुआ हुआ की जो खान है चांदी के लिए, ये असल में मैक्सिको के अंतर्गत आती है, पैटागोनिया के अंतर्गत नहीं आती है, तो ये भी गलत है, केवल एक सही है। अगली बात करेंगे 59 पे। 59 प्रश्न है, यहाँ पे क्या करा है, निम्नलिखित अधिकारों पर विचार किए। चिकित्सा अनुदान प्राप्त करने का अधिकार, विदेशियों के भारत में रहने और बसने का अधिकार, सार्वजनिक स्थलों पर प्रार्थना कक्ष का अधिकार। तो निम्नलिखित में से पूछ रहा है कि कौन से अधिकार है जो भारतीय संविधान के तहत मूल अधिकारों के दायरे में आते हैं। अब मूल अधिकारों के दायरे में इन तीनों में से कोई भी नहीं आते। फंडामेंटल राइट में आप कहीं भी नहीं कह सकते कि विदेशियों को कोई अधिकार प्राप्त है कि वो भारत में रहने और बसने का अधिकार प्राप्त कर ले, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि रहने और बसने का अधिकार आर्टिकल नंबर 19 के अंतर्गत आता है, और 19 का जो आर्टिकल है इसमें ये प्रोविजंस होते हैं। फिर वही चिकित्सा अनुदान का प्राप्त अधिकार या सार्वजनिक स्थलों पर, तो इस तरीके के अधिकार इसको नहीं दिए गए हैं, क्योंकि 19 का अधिकार तो दिया गया मूल अधिकार के रूप में, लेकिन वहां पे 1E जो विदेशियों की, मतलब कि भारत में कहीं भी रहने बसने का अधिकार है, ये विदेशियों को नहीं दिए गए हैं, इसलिए कोई भी अधिकार इनमें से नहीं। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पारिस्थितिकी में डाई बैक पद का सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो यह एक सामान्यतः प्ररोह शाखाओं और जड़ों की क्रमिक मृत्यु को दर्शाता है जो वृक्षों के शीर्ष से प्रारंभ होती है। यानी एक ऐसी दशा होती है जहां पे जो वृक्षों का शीर्ष होता है, जहां पे टिप होती है, जहां से पत्तियां निकलती हैं या और भी जड़ें मतलब उसके तने वगैरह निकलते हैं, और वहां से वृक्ष धीरे धीरे सूखता हुआ जाता है, प्ररोह, फिर उसके बाद जो है कि शाखाओं पे उसका असर पड़ता है, तने वगैरह फिर सूखते जाते हैं, और फिर धीरे धीरे वो जड़ सूखती है, और इस तरीके से पूरा का पूरा पेड़ चपेट में आ जाता है रोग के। और सामान्यतः देखा जाए तो नीम के वृक्षों में यह रोग देखने को मिलता है। किसमें? नीम के वृक्षों में सामान्यतः देखने को मिलता है। तो डाई बैक एक पौधे की मृत्यु का ये प्रोसीजर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में शोधकर्ताओं ने भारत के निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व में अल्कलस फैंटिलानिस नामक मेंढक की एक नई प्रजाति प्राप्त की है। तो ये नामदफा टाइगर रिजर्व के अंतर्गत देखी गई है, और नामदफा टाइगर रिजर्व आपका अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत आता है। कहां पे आता है? अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत। अगला प्रश्न है आपका 62, यहाँ पे रामसर साइट है और इसका मिलान करना कि कौन सा सही है। जैसे कराईवेट्टी पक्षी अभ्यारण्य, अघनाशिनी ज्वार नदमुख और अंक समुद्र पक्षी अभ्यारण्य, ये कौन कौन से राज्य में है? तो याद होना चाहिए आपको कि अभी रामसर साइट जो हमारे पास 75 थी, अब वो बढ़ के 80 हो गई। तो जो 5 बड़ी थी उसमें 3 तमिलनाडु में थी और 2 कर्नाटका में थी। ठीक है, ध्यान देना। तो यही वो पूछ लिया गया नया वाला लेटेस्ट जो ऐड किया गया। जैसे कराईवेट्टी पक्षी अभ्यारण्य की बात करेंगे दोस्तों, तो ये आपके तमिलनाडु में था, न कि केरल में, तो ये तो गलत हो गया। दूसरी बात करेंगे, दूसरे की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अघनाशिनी ज्वार नदमुख की बात कर रहा है, और अघनाशिनी जो ज्वार नदमुख है ये दोनों ही कर्नाटक में स्थित है, तो यहाँ पे ये भी गलत हो गया। और अंक समुद्र पक्षी अभ्यारण्य ये सही है, कर्नाटक में। तो देखोगे कि कर्नाटक में अघनाशिनी और अंक समुद्र ये 2 नई जोड़ी गई हैं। बाकी आपके 3 जो थी कराईवेट्टी जिसमें से एक है, ये आपके किसमें जोड़ी गई है? तमिलनाडु में जोड़ी गई है। तो इसलिए यहाँ पे ये भी गलत है, ये भी गलत है, केवल एक सही है, अर्थात 1 हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट हम देखते हैं, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों एफपीआई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये किसी कंपनी की कुल पूंजी का 10% तक निवेश कर सकते हैं। ये किसी कंपनी की कुल पूंजी का 10% तक निवेश कर सकते हैं, और ये भुगतान संतुलन के चालू खाता अनुभाग के अंतर्गत आते हैं। इन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट द्वारा जारी ऋण प्रतिभूतियों में निवेश करने की अनुमति दी गई है। तो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि कौन कौन से स्टेटमेंट आपके सही हैं। तो अगर हम बात करें एफपीआई की, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, तो ये किसी कंपनी की कुल पूंजी का 10% तक निवेश कर सकते हैं, यह बात बिल्कुल सही है। अगर एफडीआई की आप बात करोगे ना, तो एफडीआई सामान्यतः या तो 10% होता है, या फिर 10% से मोर देन अधिक होता है। लेकिन अगर 10% तक या 10% से कम की अगर बात करते हैं तो उसे हम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत सही मानेंगे। दूसरा, ये भुगतान संतुलन के चालू खाते अनुभाग के अंतर्गत आते हैं, बिल्कुल नहीं। ये एक तरीके से शेयर मार्केट से संबंधित होते हैं, और शेयर मार्केट के जितने भी आउटफ्लो इनफ्लो होते हैं वो पूंजी मार्केट के अंतर्गत आते हैं, पूंजी खाते के अंतर्गत, जिसको सेबीआई ऑपरेट करता है। सेबीआई नहीं, सेबी। तो दूसरा गलत है, क्योंकि चालू खाता में असल में क्या होता है, हम गुड्स और सर्विसेज का जो है कि आदान प्रदान करते हैं। जैसे हम कोई सामान खरीदते हैं या फिर बेचते हैं, या दूसरी भाषा में कहें कि कोई सर्विसेज वगैरह अगर हम देते हैं, तो ये सारी चीजें करंट अकाउंट में आती है, न कि कैपिटल अकाउंट में।
नेक्स्ट है, इन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट द्वारा जारी ऋण प्रतिभूतियों में निवेश करने की अनुमति दी गई है। तो हाँ, इसे कह सकते हो कि जो आरबीआई ने इसे शुरू किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इन दोनों में ही ये अपना 10% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इसलिए 1 और 3 सही होने पे केवल 2 सही होगा इसके यहाँ पे। अगला देखते हैं यहाँ पर प्रश्न आपका। नेक्स्ट है 64 की बात करेंगे। निम्नलिखित में से किस जीवों का प्राकृतिक रक्षा तंत्र माना जाता है, यानी कि किसे जीवों का प्राकृतिक रक्षा तंत्र माना जाता है। अब यहाँ पर आप देखोगे छिपकली द्वारा अपनी पूंछ को अलग कर देना, ये बिल्कुल सही बात है। ये उनकी नेचुरल जो है कि डिफेंस पावर है। अगर आप जैसे ही उसकी पूंछ पे जो है कि हाथ रखोगे पकड़ने के लिए, वो पूंछ छोड़ देगी और आगे भाग जाएगी, क्योंकि उनकी पूंछ धीरे धीरे ग्रो कर जाएगी। और ऑलिव रिडले कछुए के अंडों का सामूहिक प्रस्फुटन, यह भी बात सही है, एक साथ प्रस्फुटित होते हैं, इसलिए वो एक बड़ी संख्या में सुरक्षित अपने आप को महसूस करते हैं। फिर उसके बाद शरीर को फुलाना, जैसे कई बार ऐसा होता है कि आपको अगर लगता है कि बहुत सारे जीव जंतु ऐसे होते हैं जो अपने से बड़े जीव जंतुओं को डराने के लिए अपने शरीर को क्या करते हैं, फुला देते हैं, बड़ा कर लेते हैं, यानी एक बड़ा शरीर दिखाने लगते हैं, और जिससे लगता है सामने वाले जंतु को कि ये बहुत बड़ा जानवर है, इससे दूर हट जाओ। तो इस आधार में अपनी सुरक्षा करते हैं। 1, 2, 3 तीनों सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में कौन क्षैतिज संघवाद के विचारों को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। प्रतिबिंबित जो करता है, राज्यों की समान स्थिति और केंद्र सरकार द्वारा उनके बीच पारस्परिक क्रिया को विनियमित करने के लिए सीमित जो अधिकार होते हैं, यानी राज्यों की समान स्थिति और केंद्र सरकार द्वारा उनके बीच पारस्परिक क्रिया को विनियमित रेगुलेट करने का जो सीमित अधिकार होता है, इसी को हम क्षैतिज संघवाद भी कह देते हैं। अगला है, वाइल्ड बीस्ट के प्रवास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे क्या कह रहा है कि वाइल्ड बीस्ट का प्रवास मुख्य रूप से पश्चिमी अफ्रीका के सदाबहार वन में होता है क्या, तो हम कहेंगे कि नहीं, ये पूर्वी अफ्रीका के सेरेंगेटी जो पारिस्थितिकी तंत्र है वहां पर यह देखने को मिलता है, न कि पश्चिमी अफ्रीका। कहां पे देखने को मिला, पूर्वी अफ्रीका पे। और देखा जाए दूसरा स्टेटमेंट कि वाइल्ड बीस्ट का प्रवास पृथ्वी पर किसी भी स्तनपायी प्रजाति द्वारा किया गया सबसे लंबा प्रवास होता है क्या, तो हम कहेंगे कि नहीं, सबसे लंबा प्रवास जो है कि यह नहीं होता है, बल्कि वो किसके द्वारा होता है, तो अगर उसे हम देखेंगे तो एक हम्पबैक व्हेल होती है, ठीक है, हम्पबैक व्हेल जो भूमध्य रेखा के आसपास मिलती है, और इसका जो है कि सबसे लंबा प्रवास होता है लगभग, ठीक है। तो इसलिए यह भी गलत है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अब यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 की ओर। क्या कह रहा है, UCAAS, तो इसके बारे में पूछ रहा है कि UCAAS या उकास भी कह दो, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस यानी कि सास है, जो कि एक ही प्लेटफॉर्म पर संचार हेतु कई चैनल प्रदान करते हैं। और इस प्रकार निम्नलिखित में से इसमें कौन कौन से घटक शामिल होते हैं, तो आप देखोगे एंटरप्राइज टेलीफोनी भी इसमें आएगा, एकीकृत मैसेजिंग भी आएगा, क्लाउड भी आएगा और कॉपरेशन भी आएगा। ये चारों ही घटक मिलके इसके अंतर्गत जो है कि, हालांकि एक और घटक है इसमें, वॉइस भी है, वीडियो भी है, मैसेजिंग भी है, कोलैबोरेशन भी है, क्लाउड भी है, तो ये सारे के सारे इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसलिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4 चार हो जाएंगे। अगला प्रश्न 68 के बाद, हाल ही में असम सरकार ने पारंपरिक मोहजुज को पुनः शुरू किया। तो ये मोहजुज क्या है, ये मैंने ऑलरेडी अभी आपको एक प्रश्न में पढ़ाया भी था फुल टेस्ट सीरीज में। तो यहाँ पे भैंसों की ये लड़ाई है, जल्लीकट्टू की बात नहीं कर रहा हूँ, हालांकि यह इस प्रकार का एक उत्सव तमिलनाडु में जल्लीकट्टू के नाम से जाना जाता है, और महाराष्ट्र में बैलगाड़ी दौड़ के नाम से भी एक जाना जाता है, जबकि इस पर उच्चतम न्यायालय के प्रतिबंध के बाद से यह बंद कर दिया गया है तमिलनाडु में और महाराष्ट्र में। लेकिन असम सरकार ने फिर से 9 वर्षों बाद इस तरीके की मोहजुज नाम की जो भैंसों की लड़ाई है, इसको फिर शुरू कर दिया है। और ध्यान देना, जो तमिलनाडु की जल्लीकट्टू है या महाराष्ट्र की बैलगाड़ी दौड़, इसको अब जो है सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद बंद कर दिया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पे 69, कभी कभी सुर्खियों में रहने वाले गोल्ड पिकैक्स, बिबोन और कैमेलियन, इन शब्द किससे संबंधित है, तो ये आपके साइबर हमले से। कैमेलियन, कहीं कैमल मतलब ऊंट मत समझ के कर देना, तो ये गोल्ड पिकैक्स हो गया, बिबोन हो गया, कैमेलियन हो गया, ये सब साइबर अटैक से जो है कि संबंधित है ये शब्द। नेक्स्ट है 70 नंबर पे, भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आप विचार कीजिए। वर्तमान में देश में केवल 7 क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं क्या भारत की, ये जारीकर्ता भुगतान करें मॉडल का अनुपालन करती हैं। ये मुख्य रूप से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित की जाती हैं। तो अब अगर यहाँ पर देखोगे कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं, तो यह बात बिल्कुल सही है कि वर्तमान में देश में केवल 7 क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं। कौन कौन सी हैं, अगर आप उनमें देखोगे कुछ प्रमुख जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां मैं बताऊं आपको, तो जैसे एक आपको लिखना है क्रिसिल के नाम से, CRISIL हो जाएगी। दूसरी अगर आप देखोगे तो केयर के नाम से CARE हो जाएगी। तीसरी अगर आप देखोगे तो एक इकरा के नाम से आती है। चौथी अगर आप देखोगे तो SMREA हो जाएगी, 4 ये हो गई। पांचवा अगर आप देखोगे तो ब्रिक वर्क रेटिंग होता है। छठा देखोगे इंडिया रेटिंग, और सातवें पे देखोगे तो रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड तथा इनफोरिमेक्स वैल्यूएशन एंड रेटिंग
प्राइवेट लिमिटेड, तो एक बड़ा लंबा नाम है। तो इस तरीके से आप देखोगे 7 प्रकार की जो है कि रेटिंग एजेंसी होती है, तो ये तो सही है। दूसरा, जारीकर्ता भुगतान करे मॉडल का अनुपालन करती है, यह भी सही है। लेकिन तीसरा गलत है, क्योंकि ये जो रेटिंग एजेंसियां हैं ये सामान्यतः जो है कि कंपनियों को और इन्वेस्टर्स मॉडल को जो है कि रेटिंग करती हैं, और ये सारा काम सेबी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? सेबी के अंतर्गत आता है, न कि रिजर्व बैंक के अंतर्गत। तो इसलिए पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है, इसलिए यहाँ पे 2 सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पे, राज्यपाल के पद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं। भारत के संविधान के अनुसार एक व्यक्ति एक समय में केवल एक ही राज्य का राज्यपाल हो सकता है क्या? ऐसी बात तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि जो 7वां संवैधानिक संशोधन हुआ था 7वें नंबर पे, कब? 1956 में। इसमें यह स्पष्ट कर दिया गया था कि आवश्यकता पड़ने पर एक राज्य के राज्यपाल को 2 राज्यों की मतलब कि कार्यभार भी दिया जा सकता है, इसलिए पहला तो यहाँ पे गलत हो गया। दूसरा, राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने हेतु पूर्ण रूप से बाध्य होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि राज्यपाल के पास बहुत सारे संवैधानिक और साथ साथ विवेकाधिकार की शक्तियों को भी दिया गया है। जैसे अगर आप देखोगे आर्टिकल नंबर 200 और 201 के तहत क्या करता है, वो बहुत सारे विधेयकों को आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख लेता है, जबकि यहाँ पे बाध्यकारी नहीं होता है वो, ठीक है। तीसरा, अगर हम देखें, राष्ट्रपति की भांति राज्यपाल के पास कोई भी संवैधानिक विवेकाधिकार नहीं होता है, तो यह बात भी गलत है। मैंने अभी तो कहा कि संवैधानिक विवेकाधिकार भी उसके पास होता है, यानी संवैधानिक के साथ साथ विवेकाधिकार भी। तो इसलिए तीनों में से कोई भी सही नहीं है, और क्यों नहीं सही है वो भी मैंने आपको बता दिया। अगला प्रश्न है, भारत में मुगल साम्राज्य के प्रारंभिक चरणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में युद्ध जो हुए हैं उनको काल अनुक्रम में बैठाना है। जैसे अगर खानवा युद्ध देखो, चंदेरी देखो, पानीपत का प्रथम, ये तीनों ही युद्ध बाबर के द्वारा लड़े गए थे। अगर हम पानीपत का प्रथम युद्ध देखते हैं तो सबसे पहले उसने इसी को लड़ा था 1526 में, हालांकि अप्रैल 1526 में लड़ा था। फिर 1527 में उसमें खानवा का युद्ध लड़ा था। और चंदेरी के युद्ध को देखेंगे अगर हम, तो चंदेरी का युद्ध उसने राणा सांगा, मतलब मेदिनी राय राणा सांगा का घनिष्ठ सहयोगी था, उसके साथ लड़ा था। और यहाँ पे 1528 में जो है कि इस युद्ध को लड़ा गया था। तो इस आधार पे अगर आप देखोगे तो 3, 1, 2 ये स्टेटमेंट बने, पहले 3 फिर 1 फिर 2। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसने एक और युद्ध लड़ा था जो कि 1529 में लड़ा था, वो कौन सा युद्ध था ये आपको बताना है। और जबकि इसकी 1530 में क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो 1529 वाला युद्ध आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रियासत के शासक ने अपनी रियासत को लोकतंत्र में परिवर्तित करने का निर्णय लिया और 1939 में अपनी रियासत के लिए गांधी जी द्वारा तैयार किया गया संविधान भी प्राप्त कर लिया था? तो वो थी औंध जो रियासत थी। असल में औंध रियासत कहाँ की थी, ये महाराष्ट्र की थी, तो इसी के नाम से इसको जाना जाता है। अगला प्रश्न 74 की बात करेंगे, अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। भारत आईएमओ यानी इंटरनेशनल जो आईएमओ की स्थापना के समय से ही इसका सदस्य रहा है। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश स्वतः ही आईएमओ परिषद के सदस्य बन जाते हैं और संगठन के पास अपने नियमों को लागू करने का कोई भी विधिक प्राधिकार नहीं है। अब यहाँ पे अगर आप पहला स्टेटमेंट देखोगे कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन जो है इंटरनेशनल मरीन ऑर्गेनाइजेशन, तो ये आपका संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है, ये बात बिल्कुल सही मानी जाएगी, ठीक है। दूसरी अगर हम बात करें तो भारत आईएमओ की स्थापना के समय इसका सदस्य नहीं था, ठीक है। अगर इसमें यही तो कह रहा है कि क्या यह भारत जो है कि इसका सदस्य था, तो हम कहेंगे कि नहीं, जिस समय आईएमओ कन्वेंशन को स्वीकार किया गया उस समय भारत इसका सदस्य नहीं था, तो दूसरा गलत हो गया। तीसरे की बात करेंगे कि संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य मतलब कि सभी सदस्य देश जो होते हैं वो स्वतः ही आईएमओ के परिषद के सदस्य बन जाते हैं, तो ऐसी बात भी नहीं है। अगर हम बात करें तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि इसमें यह देखा जाए कि आईएमओ का जब आप कन्वेंशन स्वीकार कर लोगे तब जाके आप इसके मेंबर बनोगे। ऐसा नहीं कि आप यूएनओ के मेंबर बन गए तो आप ऑटोमेटिक इसके भी बन जाओगे, ऐसा नहीं है। जब आप आईएमओ का कन्वेंशन स्वीकार करोगे तभी आप बन पाओगे इसके सदस्य। और इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1948 में, जबकि भारत ने इस पर पुष्टि दी थी 1959 में, तो उस समय यह भारत भी इसका सदस्य नहीं था। चौथे स्टेटमेंट को देखें तो संगठन के पास अपने नियमों को लागू करने के लिए कोई विधिक प्राधिकार नहीं है, यानी कि कोई विधिक शक्ति नहीं है, यह बात बिल्कुल सही है। और इसी वजह से जो है कि इस पे कोई भी नियम लागू नहीं हो पाता, तो 1 सही है और 4 सही है, तो यहां पर हो जाएगा केवल 2 सही हो जाएंगे, 74 का बी ऑप्शन। अगला प्रश्न यहाँ पे 75, निम्नलिखित ग्रीन हाउस गैसों पर विचार कीजिए। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, क्षोभ मंडलीय ओजोन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन और नाइट्रस ऑक्साइड, इसमें से कौन सी गैसें ऐसी है जो कितनी सुपर पॉल्यूटेंट है। सुपर पॉल्यूटेंट का मतलब होता है जो सबसे ज्यादा जो है कि क्या करती हैं, मतलब कि सबसे ज्यादा जो है कि प्रभावी गैस होती हैं, नुकसानदायक होती हैं। तो इसमें देखा जाए तो आप देखोगे यहाँ पे
तो ये मुख्य रूप से क्या होते हैं कि एक अल्पकाल के जो है कि जलवायु प्रदूषक होते हैं, जो सामान्यतः कार्बन डाइऑक्साइड से कम जीवन जीती हैं, लेकिन फिर भी ये अत्यधिक जो है कि अपना नकारात्मक प्रभाव छोड़ती है। तो आपको लगेगा सर ये तो चारों सही है, लेकिन नहीं, यहाँ पे आपको क्षोभमंडलीय ओजोन को लेना है और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को लेना है, बस इन दोनों को। इसलिए यहाँ पे ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 क्या कह रहा है? वह कोलकाता के तत्कालीन रिपन कॉलेज, वर्तमान में सुरेंद्रनाथ कॉलेज के छात्र नेता थे। उन्होंने 1905 में कार्लाइल सर्कुलर के जवाब में एंटी सर्कुलर सोसाइटी की स्थापना की। उन्होंने इस सोसाइटी का गठन छात्रों को एकजुट करने और स्वदेशी आंदोलन को गति देने के लिए किया। सोसाइटी के प्रभाव को सीमित करने के लिए उन्होंने 1906 में गिरफ्तार कर लिया गया और रावलपिंडी जेल भेज दिया गया। यह जो स्टेटमेंट है ये किसके बारे में कहा जा रहा है? तो ये सचिंद्रनाथ बोस के बारे में कहा गया, सचिंद्र प्रसाद बोस के बारे में कहा गया ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट। आगे देखते हैं, यहाँ पे रचना है और इसकी रचयिता, और ये मिलान करना है कि कौन सा सही है कौन सा नहीं सही है, कितने सही है। जैसे कृषि सूक्ति की बात करेंगे, कृषि सूक्ति जो कश्यप ने लिखी है क्या? मानसोल्लास की बात करेंगे क्या कालिदास ने लिखी है? नीतिसार की बात करेंगे क्या कामंदकीय ने लिखी है? तो देखिए कामंदकी के द्वारा तो नीतिशास्त्र लिखी गई, ये बात सही है, लेकिन यहाँ पे मानसोल्लास की बात करेंगे तो ये एक प्रकार का संस्कृत ग्रंथ है जो कि सोमेश्वर के द्वारा लिखी गई है, कालिदास के द्वारा नहीं लिखी गई है। और कृषि सूक्त की बात करेंगे तो ये कश्यप के द्वारा लिखी गई। अर्थात यहाँ पे दो स्टेटमेंट ही सही हो पाएंगे, जबकि जो कालिदास के द्वारा जो मानसोल्लास है ये नहीं लिखी गई। किसके द्वारा लिखी गई? भूलोक मल्ल सोमेश्वर के द्वारा लिखी गई है। अगले प्रश्न पे देखते हैं 77। खाद्य प्रौद्योगिकी के संदर्भ में संवर्धित मांस, जिसे कोशिका संवर्धित मांस भी कहा जाता है, इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना। और हम विचार करना शुरू करेंगे। क्या विचार करेंगे? कि संवर्धित मांस पारिस्थितिकी रूप से अधिक अनुकूल होने और मानवीय मांस उद्योग के सृजन का एक दावा करते हैं, क्योंकि जो संवर्धित मांस होते हैं उनको प्रोसेस किया जाता है ताकि वो सुरक्षित रहे। तो यह बात तो सही है, लेकिन दूसरा कह रहा है पारंपरिक पशुपालन के विपरीत संवर्धित मांस का उत्पादन जीन संपादक तकनीक के माध्यम से प्रयोगशाला में किया जाता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि संवर्धित मांस उत्पादन जो होता है वो जीन संपादक तकनीक पर निर्भर नहीं करता है। इसके बजाय वो क्या करता है? मुख्य रूप से प्रयोगशाला में मांस उत्पादन के लिए हम टिश्यू इंजीनियरिंग करते हैं या सेल संवर्धन करते हैं। ये किसी प्रकार के जीन पे आप आधारित नहीं है, जैसे हम इसमें कोई डीएनए आरएनए का चेंजेस नहीं करते, बल्कि टिश्यू आधारित करते हैं, इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से पहला गलत है, दूसरा सही है, यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 79 प्रश्न को। भारत में निर्वाचन संबंधी विवादों के संदर्भ में बात की जा रही है। संसद और राज्य विधानमंडल दोनों ही निर्वाचन संबंधी विवादों के निपटारे के लिए विधि द्वारा एक अधिकरण स्थापित कर सकते। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है राज्य स्तर पर निर्वाचन याचिकाओं पर निर्णय करने का आरंभिक क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालयों में निहित होता है। तीसरा कह रहा है उच्च न्यायालय में निर्वाचन याचिका मतदान की तिथि से 45 दिनों के अंदर दायर की जा सकती है। चौथा, किसी निर्वाचन को केवल लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 में उल्लिखित आधारों के तहत ही शून्य घोषित किया जा सकता है। अब इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में निर्वाचन संबंधी विवाद के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। जैसे पहला क्या कहता है कि संसद और राज्य विधानमंडल दोनों ही निर्वाचन संबंधी विवादों के निपटारे के लिए विधि द्वारा एक अधिकरण स्थापित कर सकते हैं। तो बिल्कुल कर सकते हैं, एक अधिकरण को आप स्थापित कर सकते हो विधि बनाकर, ठीक है, जिसके तहत आप संसद का अगर कोई इलेक्शन जो है कि फॉल्ट हुआ है या राज्य विधानमंडल का, तो आप उस पर जो है कि क्या कर सकते हो, इस तरीके की चीजों को वैधता चेक करवा सकते हो। तो पहला तो सही है। दूसरे की बात करेंगे कि राज्य स्तर का निर्वाचन याचिकाओं पर निर्णय करने का आरंभिक क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालय का है। बिल्कुल सही बात है। ऐसा नहीं कि राज्य के अंतर्गत अगर कोई निर्वाचन संपन्न हुआ और उसमें कोई धांधली हुई या कोई भी मामला होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, नहीं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकते, बल्कि कहां जाना है आपको? सबसे पहले आपको हाई कोर्ट में जाना है। ये उसका प्रारंभिक अधिकार है। अगर हाई कोर्ट कोई निर्णय देता है और अगर आप उससे सेटिस्फाई नहीं होते हो, तब आप जाके सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो। तो अपील तो करोगे, लेकिन पहले हाई कोर्ट में आपको जाना पड़ेगा अपने मामले को लेकर। तो दूसरी बात सही है। उच्च न्यायालय में निर्वाचन याचिका मतदान की तिथि से 45 दिनों के अंदर दायर की जा सकती है क्या? अब यही स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जैसे इसमें लिख रहा है कि मतदान की तिथि से नहीं होता, मतलब होता है आपका परिणाम की तिथि से। अब जैसे अगर मैं कहूं कि मान लेते हैं कि लोकसभा में कोई चुनाव हुआ, चलो राज्यसभा की मतलब राज्य विधानसभा की बात कर लेते हैं। आपको पता है यूपी का जो चुनाव हुआ लगभग 7 चरणों में हुआ था। पहले चरण से लेके आखिरी चरण का जो चुनाव होता है उसमें ही मान लीजिए करीब करीब 60 दिन हो गए। तो भाई 45 दिन कहाँ रह गया? हमें पता कब चलता है? जब परिणाम आता है तब हमें पता चलता है कि भाई यहाँ पर ये चुनाव की धांधली हुई, यहाँ पे जो है कि पोलिंग बूथ को लूटा गया, ये सारी चीजें होती हैं। तो यहाँ पर यह भी गलत है कि निर्वाचन याचिका जो मतदान की तिथि से नहीं बल्कि परिणाम की तिथि से 45 दिन के अंदर जारी की जा सकती है। तो ये गलत हो गया।
अगला है, किसी निर्वाचन को केवल लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 में उल्लिखित आधारों के तहत ही शून्य घोषित किया जा सकता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसकी जगह किसमें कहा गया, आरपीए एक्ट 1951 में कहा गया, 1950 में नहीं कहा गया है। इसलिए यह भी गलत, यह भी गलत, केवल पहला और दूसरा सही है। इसलिए 79 का हो जाएगा बी ऑप्शन की, केवल 2 स्टेटमेंट ही सही है। अगला प्रश्न है यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 80 की बात करेंगे। निम्नलिखित कथनों पर हम विचार करते हैं। जैसे क्या क्या दिया हुआ है कि लाइव फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन होता है, की स्ट्रोक डायनामिक रिकॉग्निशन होता है, गेट रिकॉग्निशन होता है। अब इसमें पूछा जा रहा है कि कितने बायोमेट्रिक रिकॉग्निशन प्रौद्योगिकी में एआई के अनुप्रयोग है। तो ये तीनों ही एआई के एप्लीकेशन है, यानी अनुप्रयोग होते हैं। तो यहाँ पे तीनों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका, यूरिया सब्सिडी योजना के अंतर्गत आपको विचार करना है कि वर्तमान में कृषकों को वैधानिक रूप से अधिसूचित अधिकतम खुदरा मूल्य एमआरपी यूरिया उपलब्ध कराया जाएगा। एमआरपी पे भारत सरकार द्वारा यूरिया निर्माताओं को फार्म गेट पर यूरिया की आपूर्ति लागत और यूरिया इकाइयों द्वारा शुद्ध बाजार प्राप्ति का अंतराल सब्सिडी के रूप में दिया जाता है। तो ये बात दोनों से हो जाएंगी। ध्यान से समझना कि जो वर्तमान में क्या पद्धति चली यूरिया सब्सिडी के लिए, कि किसानों को वैधानिक रूप से अधिसूचित जो अधिकतम खुदरा मूल्य होता है एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ये उसकी फुल फॉर्म होती है एमआरपी की, कि अब इससे ज्यादा कोई भी दुकानदार आपसे पैसा नहीं ले सकता है। तो बिल्कुल हाँ, ये बात सही है। दूसरा, भारत सरकार द्वारा यूरिया निर्माताओं को फार्म गेट पर यूरिया की आपूर्ति लागत और यूरिया इकाइयों द्वारा शुद्ध बाजार प्राप्ति का अंतराल सब्सिडी के रूप में दिया जाता है, यह भी सही है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की आकस्मिकता निधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की आकस्मिकता निधि से अप्रत्याशित व्यय की पूर्ति के लिए धन आहरण को किसी संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है और यहां तक कि राज्य सरकारें भी आकस्मिकता निधि का गठन कर सकती हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष को भारत की आकस्मिकता निधि से धन प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसके लिए आप देखो कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा नहीं। तो पहली चीज कि जो आर्टिकल नंबर जो 267 है 267, इसमें कहा गया है कि अगर मान लो कोई अप्रत्याशित घटना हो जाती है या प्राकृतिक आपदा जैसी कुछ आ जाती है तो उससे निपटने के लिए हमें आकस्मिकता निधि का प्रावधान करना पड़ता है। ठीक है, इसके लिए हमें करना पड़ता है। अब यहाँ कह रहा है कि भारत की आकस्मिकता निधि से अप्रत्याशित व्यय की पूर्ति के लिए धन आहरण को किसी संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती। यह बात बिल्कुल गलत है। संसद का जब तक अनुमोदन नहीं होगा ना तब तक वो पैसा नहीं निकल सकता है। तो इसलिए यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि संचित निधि 266 में और 267 में आकस्मिकता निधि के लिए संसद से आपको अनुमोदन की आवश्यकता तो पड़ेगी। दूसरा, यहां तक कि राज्य सरकारें भी आकस्मिकता निधि का गठन कर सकती हैं क्या? तो आप कह सकते हो कि हाँ बिल्कुल, राज्य सरकारें भी अपनी गठित कर सकते हैं, जिसके लिए आर्टिकल नंबर 262 का सब क्लॉज 2 वाला प्रयोग किया जा सकता है। तीसरा, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष को भारत की आकस्मिकता निधि से धन प्राप्त होता है क्या? बिल्कुल नहीं। उससे जो है कि भारत के मतलब कि जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष है इसका गठन संसद के द्वारा नहीं किया जाता, बल्कि इसे कोष को आयकर अधिनियम के तहत ट्रस्ट के रूप में गठित किया गया। तो इसमें जो है कि कोई व्यक्ति देता है, संगठन देता है, ट्रस्ट देता है या कंपनियां देती हैं, ये लोग जो स्वैच्छिक रूप से योगदान देते हैं इसमें जो है कि इसको यूज किया था। इसमें कोई बजट की सहायता नहीं दे सकते, अर्थात 267 के तहत जो बजटीय सहायता वो इसे हम प्रदान नहीं कर सकते हैं। तो ये भी गलत हो जाएगा, केवल दूसरा ही सही है, अर्थात एक सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 83। यहां पर आप देखोगे, प्रायः सुर्खियों में रहने वाली अमृत धरोहर पहल का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य है? तो आप इसको देखोगे, यहां पर आप देखोगे जो लास्ट वाला ऑप्शन दिया हुआ ये इसका उद्देश्य क्या है कि रोजगार के अवसर उत्पन्न करने, स्थानीय आजीविका का समर्थन करते हुए देश में रामसर स्थलों के विशिष्ट संरक्षण मूल्यों को बढ़ावा देना है। यही जो है कि इसका उत्तर हो जाएगा किसका? अमृत धरोहर पहल, यानी ऐसी धरोहर जिसको हम अमृत धरोहर पहल के नाम से जानेंगे। हालांकि इसकी शुरुआत जो है कि 2023 के अंतर्गत की गई है। अगला प्रश्न है 84। भारत के त्रिस्तरीय पंचायती राज संरचना की स्थापना करने वाले 73 अमेंडमेंट 1992 के तहत बात की जा रही है कि क्या क्या स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो सकते हैं। इस अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में उल्लिखित राज्य के डीपीएसपी को क्रियान्वित किया गया, यानी पंचायती राज से संबंधित, बिल्कुल सही है। पंचायती राज संस्थाओं को तीनों स्तर पर प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। चाहे वो ग्राम स्तर पे हो, चाहे वो मध्य स्तर पे हो, चाहे वो जिले स्तर पे हो, तीनों स्तर पे जनता जो है कि डायरेक्टली पार्टिसिपेट करती है। केवल और केवल जो अध्यक्ष का पद होता है ना, बाकी सदस्यों को तो जनता चुनेगी, लेकिन मध्यवर्ती स्तर और मतलब जिसको हम पंचायत समिति भी कह सकते हैं, क्षेत्रीय पंचायत भी कह सकते हैं, तो मध्यवर्ती स्तर और जिले स्तर पे अध्यक्षों का निर्वाचन जो है कि सदस्यों के द्वारा किया जाता है, और जबकि ग्राम स्तर पे अध्यक्ष अर्थात मुखिया जिसे हम ग्राम प्रधान कहते हैं, इसका तो जनता ही करती है। तो तीनों स्तर पे जो है कि जनता यहाँ पे करेगी। तो आप देखोगे कि दूसरा भी सही है, पहला भी सही है, अर्थात सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। अब यहाँ पे अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है
कि राज्यसभा निर्वाचन के दौरान क्रॉस वोटिंग करना मूल दल की सदस्यता से स्वतः अयोग्य घोषित होने का आधार नहीं होता है। राज्यसभा निर्वाचन में खुली मतदान प्रणाली का अनुसरण किया जाता है, जहां निर्वाचित विधायकों को अनिवार्य रूप से अपना मतपत्र अपने दल के नामित एजेंट को दिखाना पड़ता है। अब यहाँ पर देखिए, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, पहला भी सही है, लेकिन इसकी सही व्याख्या नहीं करें। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। क्या कह रहा है कि अगर आप क्रॉस वोटिंग करना मूल दल की सदस्यता से स्वतः अयोग्य घोषित होने का आधार नहीं है, यह बात सही है। और दूसरा, आपको अपने जो एजेंट होते हैं ना, जिसको हम व्हिप कहते हैं, कि आपने अपनी पार्टी के लोगों को बताया कि हाँ सर मैंने उसी को वोट दिया जिसको आप कह रहे हो। तो ये दोनों ही बातें सही है, लेकिन यहाँ पे व्याख्या नहीं कर रहे हैं, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के संदर्भ में इस अधिवेशन के अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। तो वही पहला जो अध्यक्ष बने थे वो तो बने थे आपके WC बनर्जी, यानी व्योमेश चंद बनर्जी जी, जो कि 1885 में जो है कि पहला अधिवेशन हुआ था। 28 दिसंबर 1885 को 72 लोग इसमें शामिल हुए थे। बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज जो आप लोगों ने रट रखा है, तो यहाँ पर थे। और यहाँ पे सचिव कौन थे? एलन ऑक्टेवन ह्यूम, यानी AO ह्यूम। तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि बदरुद्दीन तैयब जी जो है कि तीसरे जो अध्यक्ष के रूप में हुए थे, मतलब तीसरे अधिवेशन के, और ये पहले मुस्लिम थे। क्लियर है ये बात? तो इसलिए ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया। फिर यहाँ पे अगला क्या दे रहा है स्टेटमेंट, अगर आप देखोगे, इसमें भारत के राज्य सचिव की भारतीय परिषद को समाप्त करने की मांग के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया था, यह बात सही है। और इसमें भारतीय मामलों की जांच के लिए एक रॉयल कमीशन की स्थापना की मांग की गई थी, जिसमें भारतीयों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो, यह भी सही है। तो इसलिए यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही, लेकिन पहला ही गलत है। अगले प्रश्न को देखते हैं, राज्यसभा के उपसभापतियों के पैनल के संदर्भ में हम बात करेंगे। तो क्या होता है उपसभापतियों का एक पैनल? अगर हम बात करें, भारतीय संविधान में राज्यसभा के सभापति, अर्थात जो कि उपराष्ट्रपति के रूप में जाने जाते हैं, द्वारा मनोनीत किए जाने वाले 6 से अनधिक उपसभापतियों के पैनल का प्रावधान किया गया, ऐसा नहीं है। इसके अंतर्गत यह कह रहा है कि राज्यसभा के जो सभापति अर्थात उपराष्ट्रपति, संविधान के अनुसार केवल वो 6 व्यक्तियों का ही एक पैनल बना सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर हम बात करें, इसने 1964 में अपनी प्रक्रिया और अपने कार्य के संचालन को रेगुलेट करने के लिए नियम बनाया था, ठीक है, जिसके तहत राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो उपसभापति का एक पैनल बनाते हैं, जो लगभग 10 लोगों से संबंधित होता है, 10 लोगों को मिलाकर तैयार किया जाता है। तो यहाँ पे संख्या को लेकर जो है कि स्टेटमेंट ये गलत हो जाएगा। वहीं दूसरे की बात करें कि जब सदन का सभापति या उपसभापति अनुपस्थित होता है तो वह उनके पद रिक्त हों, तो उपसभापतियों का पैनल सदस्य की अध्यक्षता करता है, यानी कि उपसभापतियों का जो पैनल होता है वो पूरा का पूरा जो है कि नहीं करता है। ठीक है, ध्यान देना कि वो पूरा नहीं करता, बल्कि कोई भी एक सदस्य जो है कि सदन, हाँ यहाँ पर ये चीज देखो, ध्यान देना कि यहाँ पर देखो लिख रहा है कि अगर सभापति और उपसभापति अनुपस्थित हो, यानी कि एब्सेंट हो, तब तो आप उपसभापति पैनल काम कर सकता है। लेकिन अगर पद ही रिक्त है दोस्तों, पद ही रिक्त है, इसका मतलब वहां पे इलेक्शन कराने की जरूरत है, वहां पे इलेक्शन कराने की जरूरत है। और ऐसे में राष्ट्रपति महोदय जिसे चाहेंगे राज्यसभा से, उस व्यक्ति को जो है कि इसकी सदस्यता थमा दी जाएगी, यहाँ पर पैनल काम नहीं करेगा। तीसरा, सदन की अध्यक्षता करते समय उनके पास सभापति के समान शक्तियां होती हैं, यह बात बिल्कुल सही है। अगर आप उसमें अध्यक्षता कर रहे हो तो आपको उपराष्ट्रपति के समान जो है कि शक्तियां दी जाएंगी। तो 87 का केवल एक स्टेटमेंट ही सही होगा, वो होगा तीसरा। क्वेश्चन नंबर 88 की बात करेंगे कि पादपों में कायिक यानी अलैंगिक प्रवर्धन के संदर्भ में, कायिक का मतलब होता है जो उनकी पूरी बॉडी स्ट्रक्चर होती है उसे हम कायिक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिंग से संबंधित नहीं होता है, इसलिए इसको अलैंगिक प्रवर्धन के बारे में बात की जा रही है। यहाँ पे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे कि बीजों द्वारा पादपों का प्रवर्धन या गुणन कायिक प्रवर्धन कहलाता है। बीजों द्वारा जो पादपों का प्रवर्धन किया जाता है या गुणन कायिक प्रवर्धन कहलाता है। अलैंगिक प्रवर्धन द्वारा प्रवर्धित पादप आनुवंशिक रूप से समान होते हैं और अलैंगिक रूप से प्रवर्धित पादपों का जीवन काल लैंगिक रूप से प्रवर्धित पादपों की तुलना में अधिक होता है। क्या? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि पहला स्टेटमेंट तो गलत है। क्यों? क्योंकि अगर बीजों के द्वारा आप पादपों का प्रवर्धन या गुणन कायिक प्रवर्धन कहलाता है तो ये बात बिल्कुल नहीं है, बल्कि लैंगिक प्रवर्धन में बीज द्वारा प्रवर्धन शामिल होता है, तो इसको हम कायिक प्रवर्धन नहीं कह सकते, बल्कि क्या कहेंगे, बीजों द्वारा लैंगिक प्रवर्धन कहेंगे। तो ये बात तो गलत होगी। दूसरा क्या कह रहा है कि अलैंगिक प्रवर्धन द्वारा प्रवर्धित पादप आनुवंशिक रूप से समान होते हैं। हाँ, ये कह सकते हो कि इसमें जो आनुवंशिक रूप से समानता देखने को मिलेगी अपने जेनेटिक वाले प्लांट से, जिस प्लांट से उसको निकाला गया है, तो ये बात सही है। तीसरा, अलैंगिक रूप से प्रवर्धित पादपों का जीवन काल लैंगिक रूप से प्रवर्धित पादपों की तुलना में अधिक होता है, तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। ध्यान देना कि जो अलैंगिक रूप से प्रवर्धित पादपों का जीवन काल होता है वो लैंगिक रूप की अपेक्षा कम होता है, क्योंकि ये पादप जो बड़े पैमाने पर जैविक और अजैविक तनावों के प्रति अधिक प्रवण होते हैं और इस संवेदनशील होते हैं, इसलिए ये जो है कि इनका जो जीवन काल है वो कम होता है लैंगिक की अपेक्षा। तो ये भी गलत है, तो केवल एक सही हो जाएगा आपका 88 का ए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। यहाँ पे नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं हैं और उनकी अवस्थिति पूछी जा रही है कि कहाँ कहाँ पे वो स्थित है। जैसे
पूगा भूतापीय ऊर्जा परियोजना लद्दाख में, यह बात सही है। फिर इसके बाद भड़ला सौर पार्क की बात करेंगे तो दोस्तों ये गुजरात में नहीं है, बल्कि जो भड़ला सौर पार्क है ये राजस्थान के अंतर्गत है। ब्राह्मण वेल विंड फार्म्स की बात करेंगे तो ये महाराष्ट्र है, सही है। गोवर्धन बायो सीएनजी प्लांट की बात करेंगे तो एमपी, यह भी सही है। सिम्हाद्री फ्लोटिंग सोलर पीबी, इसकी बात करेंगे तो ये तेलंगाना में, न कि कर्नाटक में। तो इस आधार पे आप देखोगे केवल 3 सही है, पहला सही है, तीसरा सही है और चौथा सही है। दूसरा क्यों गलत हुआ? भड़ला सौर पार्क राजस्थान में, सिम्हाद्री फ्लोटिंग तेलंगाना में है। नेक्स्ट है आपका, इस महाजनपद के विशाल भूभाग पर अयोध्या और साकेत जैसे प्रमुख नगर अवस्थित थे। अब महाजनपद में अगर आपको अयोध्या और साकेत जैसे वर्ड देखने को मिल गए तभी आपको समझ जाना चाहिए कि कौशल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? कौशल, श्रावस्ती, इन सब की बात कर रहा है। फिर भी पढ़ते हैं, इससे होकर सरयू नदी जो है कि प्रवाहित होती है, उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्रों में विभाजित कर देती है। श्रावस्ती शहर राजधानी के रूप में शासन का केंद्र था, जबकि दक्षिणी में कुशावती सत्ता के रूप में प्रचलित था। और अधिराज्य ने गौतम बुद्ध के जन्म स्थान कपिलवस्तु के शाक्य जनजाति गणराज्य पर भी अपना प्रभुत्व स्थापित किया। तो ध्यान देना कि जब अयोध्या, साकेत जैसे शब्द आ गए तभी आपको कौशल को लगा लेना चाहिए था। और अगर हम बात करें बाकियों की तो काशी जो है कि आपकी अयोध्या में नहीं आती, बल्कि ये तो वाराणसी में हो जाएगी। मल्ल का मतलब होता है कुशीनगर, कुशीनारा जिसे हम कहते हैं। और पांचाल का मतलब होता है अहि क्षेत्र, जो बरेली और बदायूं फर्रुखाबाद का जो जिला है, इन सभी क्षेत्रों को पंचाल कहते हैं। तो इस आधार पर कौशल ही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 91 नंबर पे, मजदूर और किसान पार्टियों की अखिल भारतीय कॉन्फ्रेंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सोहन सिंह जोश की अध्यक्षता में कलकत्ता में आयोजित की गई थी। इस कॉन्फ्रेंस में कम्युनिस्टों से कांग्रेस के मार्गदर्शन के अनुसार अपना आंदोलन संचालित करने को कहा गया था। तो अगर इसकी बात करेंगे तो यहां पर इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल पहला, दूसरा यहां पे गलत हो जाएगा। ठीक है। 92 की बात करेंगे, पेट कोक। पेट कोक की बात करेंगे तो यह एक कार्बन युक्त ठोस पदार्थ है जो कच्चे तेल के शोधन की अंतिम क्रैकिंग प्रक्रिया से प्राप्त होता है। वहीं इसका उपयोग सीमेंट निर्माण, चूना भट्टियों और औद्योगिक बॉयलरों में किया जाता है। इस तरह यह तरल ईंधन की तुलना में उच्च घनत्व के कारण परिवहन लागत में कमी करने में सहायता होती है। तीनों ही बातें सही हैं। पेट कोक, इसको जो है कि हालिया में पेट्रोल और डीजल के एक विकल्प के रूप में इसका प्रयोग करने की बात की जा रही है। अगला प्रश्न यहाँ पे 93, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यानी आरबीआई द्वारा रेपो रेट में अगर वृद्धि के सर्वाधिक सांविधिक प्रभावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं। क्या विचार करते हैं? कि यह भारतीय बैंकों में सावधि जमा को बढ़ा सकता है, या अनिवार्यता मांग प्रेरित, लागत जनित, मुद्रास्फीति दोनों को कम करता है। इसमें वैश्विक बाजार में भारतीय रुपया मजबूत हो सकता है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो केवल 2 स्टेटमेंट सही है। कौन कौन से सही है? पढ़ते हैं फिर से, कि भारतीय बैंकों में सावधि जमा को बढ़ा सकता है, बिल्कुल कह सकते हो कि सावधि जमा जो होती है उसको ये बढ़ा सकता है। और यह अनिवार्यता मांग प्रेरित और लागत जनित मुद्रास्फीति दोनों को कम करता है, बिल्कुल गलत बात है। मांग प्रेरित और लागत जनित जो है कि मुद्रास्फीति तो कम कर सकता है, ध्यान से समझना, लेकिन मांग प्रेरित जो है कि कम करे ये जरूरी नहीं है। और इससे वैश्विक बाजार में भारतीय रुपया मजबूत हो सकता है, यह बात सही है। तो केवल 2 स्टेटमेंट ही सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कारक महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं? तो देखिए, पृथ्वी का घूर्णन होता है, इसलिए जो है कि जो ठंडे क्षेत्रों की जो जलधाराएं होती है वो गर्म क्षेत्र में आती हैं, और जो गर्म क्षेत्र की जलधाराएं वो ठंडे क्षेत्र में जाती हैं। जैसे 90 डिग्री से जो है कि जलधारा 0 डिग्री की तरफ आती है, और 0 डिग्री की जलधाराएं जो है कि 90 डिग्री की तरफ जाती है, अर्थात गर्म से ठंडा और ठंडे से गर्म। तो इसे हम पृथ्वी के घूर्णन के कारण भी हम मान सकते हैं। दूसरा, समुद्र तटों के विन्यास से कोई मतलब नहीं होता है। महासागरीय जल की लवणता में अंतर होता है, यह बात भी सही है। पृथ्वी का परिक्रमण करने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये तो सूर्य की परिक्रमा कर रही है। असल वो अपने घूर्णन पे तो घूम रही है ना, उसी से परिवर्तन हो गया, फिर वो सूर्य के परिक्रमण से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। और भूमंडलीय पवनें, जी बिल्कुल, कोरियलिस बल जो है कि या पक्षवा पवन हो गई या फिर व्यापारिक पवन हो गई, या जिस डायरेक्शन पवन घूमेगी उस डायरेक्शन में जो है कि यहाँ पे धाराएं भी घूमेंगी। तो इसलिए 1, 3, 5 तीनों ही इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, राज्य में विधान परिषदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हम क्या विचार करने लगते हैं? यहाँ देखोगे, अनुच्छेद 169 उस बहुमत को निर्दिष्ट करता है जो किसी राज्य के भीतर विधान परिषद के गठन या उत्साधन के संकल्प को पारित करने के लिए आवश्यक है। दूसरा, संविधान के आदेशानुसार संसद द्वारा विधान परिषदों के सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया स्थापित करने के लिए कानून का निर्माण किया गया है। तीसरा है, संविधान राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए उसकी जनसंख्या के अनुपात में विधान परिषद में सीटें आरक्षित करता है। तो आप देखोगे यहाँ पे कौन सा सही है? केवल एक सही है। कौन सा? पहला ही सही है कि आर्टिकल 169 उस बहुमत को निर्दिष्ट करता है जिसके द्वारा राज्य के भीतर विधान परिषद के गठन और उत्साधन के संकल्प को पारित किया जाता है। हालांकि इसके लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है, और फिर संसद के पास जब ये विधेयक पास होकर आता है तो संसद इसे साधारण बहुमत से सिंपल जो है कि इसे या तो रद्द कर देती है, यानी कि विधान परिषद को समाप्त कर देती है, या फिर नई विधान परिषद का सृजन कर देती है। तो ये बात तो सही है।
दूसरा है संविधान के आदेशानुसार संसद द्वारा विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया स्थापित करने के लिए कानून का निर्माण किया गया है। बिल्कुल यहाँ पे नहीं, संसद के द्वारा नहीं किया जाएगा, बल्कि संविधान खुद जो है कि इसके लिए नियम बनाएगा, संसद के द्वारा नहीं बना जाएगा। ठीक है। और दूसरा, संविधान राज्य में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए उनकी जनसंख्या अनुपात में विधान परिषद में सीटें आरक्षित करता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये केवल जो आरक्षण है अगर आप देखोगे तो ये अलग अलग जो है कि, ठीक है, कि आर्टिकल नंबर जो 332 है वो कहता है कि भाई जो राज्य विधानसभाएं उसमें अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण होता है। हालांकि इसको हर 10 वर्ष पे जो है कि बढ़ाया जाता है और पिछली जो समय सीमा थी वो 26 जनवरी 2020 को समाप्त हो गई थी। तो यहाँ पर आप देखोगे तीसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो रहा है? क्योंकि हम देखते हैं कि लोकसभा के साथ साथ राज्य विधानसभाओं के लिए होती है, न कि विधान परिषद के लिए। और यहाँ क्या कह रहा है? विधान परिषद के लिए। तो ये गलत है। जैसे राज्यसभा में नहीं दिया जाता है वैसे विधान परिषद में नहीं दिया जाता है, बल्कि लोकसभा और विधानसभा में दिया जाता है। इसलिए आप देखोगे कि यहाँ पे तीसरा भी सही नहीं है, दूसरा भी सही नहीं, केवल पहला ही सही है, यानी केवल एक सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न 96 है, निम्नलिखित सागरों को पूरब से पश्चिम दिशा में जो है कि व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित सागरों को पूरब से पश्चिम दिशा में व्यवस्थित कीजिए। जैसे अगर आप देखोगे एजियन सी, आयोनियन सी, टेरहेनियन सी और मरमरा सी। अब इसको देखोगे, आपको पश्चिम से पूरब दिशा में बैठाना है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि मरमरा सी देखने को मिलेगा, फिर उसके बाद एजियन सी देखने को मिलेगा, फिर उसके बाद आयोनियन सी देखने को मिलेगा, और उसके बाद लास्ट में फाइनली आपको टेरहेनियन सी देखने को मिल जाएगा, जो कि पूरब से पश्चिम दिशा में बैठेगा। ठीक है, पूरब से पश्चिम दिशा में। ये सारे के सारे भूमध्य सागर के अंतर्गत है, जो कि मैंने वर्ल्ड मैपिंग के अंतर्गत आपको कंप्लीटली कवर करा दिया है। आप जाके प्लेलिस्ट में देख भी सकते हो वहां पर। और अगला प्रश्न है, भारत में रिफाइनिंग क्षेत्रक से संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने को कहा जा रहा है। जैसे भारत ने पेट्रोलियम उत्पादों की रिफाइनिंग में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है, भारत की अधिकांश रिफाइनरियां निजी क्षेत्र के स्वामित्व में हैं, या भारत का लक्ष्य 2030 तक अपनी रिफाइनिंग क्षमता में 450 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष तक वृद्धि करना है। ये इसका टारगेट इसमें से क्या है? तो अगर आप देखोगे कि इसमें से अगर आप देखोगे पहला तो सही है, तीसरा सही है, लेकिन भारत की अधिकांश रिफाइनरियां निजी क्षेत्र के स्वामित्व में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। टोटल देखा जाए तो 23 में 23 रिफाइनरीज हैं। कितनी? 23 ऑयल रिफाइनरीज, जिसमें से 18 की 18 जो है कि सरकारी क्षेत्र में है, और 2 ऐसी हैं जो कंबाइंड है, जिसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों सेक्टर यूज होते हैं। केवल और केवल 3 ऐसी रिफाइनरी सेक्टर हैं। कितने? केवल 3 रिफाइनरी सेक्टर ऐसे हैं जो किसके अंतर्गत आते हैं? निजी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ क्या कह रहा है कि अधिकांश के लिए कह रहा है, तो ये गलत है भाई। 23 में से 18 गवर्नमेंट के पास है, 2 में गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, और 2 जो बचती हैं, 3 बचती हैं, वो प्राइवेट सेक्टर में जाती हैं। तो ये वाली बात गलत है, तो इसलिए केवल 2 हो जाएंगे, तीसरा और पहला सही है। अगला प्रश्न है, मध्य अफ्रीका के हरे भरे भूमध्य रेखीय वर्षा वनों में निवास करने वाली इन जनजातियों की मनोरम आबादी अपने अनूठे कद के लिए जानी जाती है, यानी बहुत छोटे कदकाठी के होते हैं, जिनको पिग्मी भी कह सकते हैं हम लोग, और ये आखेटक संग्रहकर्ता होते हैं और खाना बदोश जीवन शैली का पालन करते हैं। ये छोटे छोटे समूहों में रहते हैं, सघन पत्तों से बुनाई किए हुए वस्त्र पहनते हैं। उनकी यह जीवन शैली पीढ़ियों से चली आ रही, जिससे वे आसपास के प्रचुर वन संसाधनों से गहराई से जुड़े रहते हैं। तो अगर इन सबके स्टेटमेंट को अगर हम देखें तो पिग्मी के बारे में बात की जा रही है। किसके? पिग्मी, जो कि मध्य अफ्रीका के भूमध्य रेखीय वर्षा वनों में रहते हैं। और बताना मुझे आप लोग की जो कालाहारी जो जनजाति है, मतलब कालाहारी जो मरुस्थल है, उसमें कौन देखने को मिलेगा? तो आपको बुशमैन देखने को मिलेगा, लेकिन ये पिग्मी की बात की जा रही है। अगला प्रश्न 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान की उद्देशिका का मुख्य सार है? क्या है मुख्य सार जो है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका का? तो कौन सा हो सकता है? शक्तियों का पृथक्करण, राज्य के अधिकारों का संरक्षण, संविधान की सर्वोच्चता, या संसदीय सर्वोच्चता? तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि ये संविधान की सर्वोच्चता की बात करते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलोमन रिजर्व करके, यानी हम भारत के लोग ये तय करेंगे कि सरकार किसकी होगी, अर्थात संविधान में ऐसा वर्णन दिया गया है। और हमारा आज का लास्ट प्रश्न होगा यहाँ पर, इस तरीके से हम देखेंगे कि जो टेस्ट नंबर हमने 13 किया था कल, जिसके 50 क्वेश्चन किए थे, बचे हुए 50 क्वेश्चन आज सेकंड पार्ट में देखने को मिले। और इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर टेस्ट नंबर 14 होगा, ये हम फुल टेस्ट करते हैं। सामान्यतः मैं क्या करता हूँ, एक दिन के गैप पर कराता हूँ, जिससे आप लोगों को एक पूरा दिन मिलता है, 2 दिन में आप आराम से टेस्ट सीरीज को सॉल्व कर पाओ। क्योंकि ज्यादा टेस्ट सीरीज सॉल्व करने से बेहतर है कि बार बार सॉल्व होना चाहिए, चाहे 15-20 पेपर ही करके जाओ, लेकिन मल्टीपल टाइम उसका रिवीजन होना चाहिए। तो एक दिन पूरा टेस्ट पेपर करो, अगले दिन उसको रिवीजन करो, एनालिसिस पढ़ो। इन सभी की पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर देता हूँ, वहां से आप अपने टैबलेट, मोबाइल, लैपटॉप या फिर प्रिंट आउट करके अपना पढ़ सकते हो। तो कल जो है कि नहीं आएगी, बल्कि फिर अगला हमारा 14 जो फुल टेस्ट है वो परसों आ जाएगा। और आज से मैं कोशिश करूंगा, या फिर कल सुबह से आपको करंट अफेयर्स की PT 365 की क्लासेस मिलेंगी, जो अपडेटेड वाला पार्ट आ गया, जिसमें जनवरी से लेके मार्च 2024 तक की पूरी डिटेलिंग दी गई है। अब यहाँ पर अगर हम पढ़ें
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक समस्थानिक जाति उद्भवन का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है। समस्थानिक जाति उद्भवन के बारे में बात हो रही है, तो ऐसा तब होता है जब एक प्रजाति के किसी सदस्य को एक दूसरे के साथ प्रजनन करने में कोई भौतिक बाधा ही नहीं होती है, तब हम कहते हैं कि समस्थानिक जाति उद्भवन का कार्य यहाँ पे हो रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देखोगे कि हमने पूरे कंप्लीट टेस्ट कर लिए और इसके बाद इसकी व्याख्या भी आपको मिल जाती है इस टेस्ट पेपर में, जो कि आपको काफी हेल्पफुल होती है। चीजों को पूरा पढ़ने से एक बार रिवीजन हो जाते हैं, कॉन्सेप्ट आपके रिवाइज होते हैं, करंट अफेयर्स की डीप नॉलेज हो जाती है। तो इन सभी चीजों को आप फॉलो कर सकते हो, हमारे टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ ले सकते हो, चैनल को फॉलो करके आप रेगुलर क्लासेस भी कर सकते हो हमारे साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।